हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर ओ के क्रैश कोर्स में। नोटबुक आईएएस के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान क्या है? जीवन का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। अब जीवन क्या है? तो कोई भी ऐसा जीव या कोई भी ऑर्गेनिज्म है या कोई भी ऐसा पदार्थ है, हम पदार्थ के रूप में इसको डिफाइन करें अगर, तो कोई भी चीज है उसको दो कैटेगरी में, यूनिवर्स में जितनी भी चीजें उनको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो जीवित चीजें और एक जिनको हम कहते हैं नॉन लिविंग या अजीवित चीजें। जो जीवित हैं उनमें कुछ खास लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये खाना खाते हैं, सांस लेते हैं या बच्चे पैदा करते हैं। एक से दूसरी जगह पर ये क्या करते हैं? लोकोमोशन करते हैं, जाते हैं या अपने सेंसेस के थ्रू दूसरी चीजों को महसूस कर सकते हैं। इस तरह की चीजों को हम क्या कहते हैं? जीवित चीजें कहते हैं। और जिनमें ये लक्षण नहीं पाए जाते हैं उनको हम अजीवित चीजें कहते हैं। तो जीवित या जीवन के बारे में जो स्टडी है उसी को हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है, लेकिन जंतुओं का जो अध्ययन है वो जूलॉजी कहलाता है। मतलब हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा पूरा बायोलॉजी है इसको दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक तरफ हम पढ़ेंगे जंतुओं के बारे में और दूसरी तरफ हम पढ़ेंगे पौधों के बारे में। शुरुआत में अरस्तु ने क्या किया था? पूरी दुनिया को दो कैटेगरी में बांटा था। जो भी जीवित चीजें हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा था। एक को कहा उसने जंतु और दूसरे को कह दिया उसने पौधे। तो जंतुओं का जो अध्ययन है वो कहलाता है जूलॉजी, और इसके जो फादर हैं वो फाउंडिंग फादर वो अरस्तु कहलाते हैं। जूलॉजी का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जबकि जो पौधों का अध्ययन है वो कहलाता है बॉटनी, और बॉटनी के जो पिता हैं या बॉटनी के जो जनक हैं वो थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। अगर इसकी अन्य ब्रांचों की बात करें तो खास तौर से मैचिंग करने के लिए इसमें से क्वेश्चन आते हैं। अन्य ब्रांचों में इनको एग्रीकल्चर की ब्रांच भी कह सकते हैं या बॉटनी की ब्रांच भी कह सकते हैं। जैसे एपीकल्चर है। एपीकल्चर क्या है? मधुमक्खियों का पालन करना क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। पिसीकल्चर है तो ये मछली पालन से संबंधित जो भी स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं? पिसीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट का अगर पालन किया जा रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। और अंगूरों की खेती से संबंधित जो स्टडी है उसको हम विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। फूलों के अध्ययन या फूलों की खेती से संबंधित जो स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं? फ्लोरीकल्चर के नाम से जानते हैं। और पोमियोलॉजी का मतलब होता है फलों का अध्ययन करना या फलों की खेती करना। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह का आपको क्वेश्चनों को तैयार करके रहना है। कोशिका की अगर हम बात करें तो जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को हम कोशिका के नाम से जानते हैं। कार्यात्मक इसलिए क्योंकि किसी भी जीवधारी की हम बात करें तो उसमें जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सभी क्रियाएं जो पूरा का पूरा बड़ा जीव कर रहा होता है वही सारी क्रियाएं उसकी कोशिका भी कर रही होती है। तो इसलिए ये उसकी कार्यात्मक इकाई होती है। और जैसे घर ईंटों से मिलकर बना होता है वैसे ही कोशिकाओं के साथ कोशिका मिलाकर के पूरा का पूरा जीव बना होता है। इसलिए उस जीव की ये संरचनात्मक इकाई भी कहलाती है। रॉबर्ट हुक ऐसे पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कॉर्क में कोशिकाओं की खोज करी। एक्चुअली कॉर्क एक पौधा होता है जिसको वाइन को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। उसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसी उनको तमाम सारी छोटी छोटी संरचनाएं मिली जिनको रॉबर्ट हुक ने, कोशिका का मतलब एक्चुअली होता है एक छोटा सा रूम, एक छोटा सा टुकड़ा। तो क्योंकि उनको ऐसे चैम्बर्स दिखे तो उन्होंने कहा कि छोटे छोटे चैम्बरों का नाम उन्होंने क्या रख दिया? सेल रख दिया, कोशिका रख दिया। लेकिन ये एक पेड़ की छाल होता है। कॉर्क एक ओक का एक पेड़ होता है, तो ओक की छाल को ही कॉर्क कहा जाता है। तो ये क्योंकि छाल थी तो इसमें मृत कोशिकाओं की खोज करी। ल्यूवेन हॉक एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की, एक जीवाणु में खोज करी, एक बैक्टीरिया में खोज करी थी। तो जीवित कोशिका की अगर पूछेगा तो ल्यूवेन हॉक लगाना है। मृत कोशिका की बात करें या प्रथम कोशिका की बात करें तो रॉबर्ट हुक आपको लगाना है। कोशिका का हम जो अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं साइटोलॉजी। रॉबर्ट ब्राउन ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था कि भाई कोशिका है तो जैसे कोशिका हो गई तो पूरा कोशिका का ये स्ट्रक्चर है। ये मान लीजिए कोशिका हो गई, ये अलग अलग साइज में हो सकती है। जैसे पादप कोशिकाएं होंगी वो नॉर्मली क्या होंगी? स्क्वायर टाइप की होंगी। जंतु कोशिकाएं नॉर्मली गोल प्रकार की होंगी। तो उन्होंने देखा कि पूरी जो कोशिका है उसके चारों तरफ एक दीवार होती है। कोई भी दीवार से घुरा हुआ क्षेत्रफल होगा उसी को तो आप एक विशिष्ट नाम दे सकेंगे कि नहीं। और बीच में उसके में एक केंद्र होता है और इसमें पानी टाइप की एक चीज भरी रहती है। तो मूल रूप से तीन चीजें यहां पे देखने को मिलती हैं जिसको हम कह सकते हैं, इसको कोशिका झिल्ली कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं जीव द्रव्य, और ये होता है केंद्र।
केंद्र, जैसे इंसान की हम बात करें तो हमारा मस्तिष्क हमारा केंद्र है जो ये डिसाइड करता है कि पूरी बॉडी में क्या होना है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ऐसे ही ये क्या है, कोशिका को नियंत्रित करता है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज करी थी, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने कर दी। स्लाइडेन और स्वान दो साइंटिस्ट हुए जिन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया। अब कोशिका सिद्धांत क्या कहता है? कोशिका सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी जो जीवित चीज है वो हमेशा कोशिकाओं से ही बनी होगी, बिना कोशिका के जीवन संभव ही नहीं हो सकता है। यही क्या कहलाता है? कोशिका सिद्धांत कहलाता है। आगे हम बात करें कोशिका के कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं उनकी हम बात करें तो इसका एक भाग है जिसको हम कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। कोशिका भित्ति एक्चुअली है क्या? यह सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखा, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को हम तीन कैटेगरी में, कार्बोहाइड्रेट को नॉर्मली हम क्या कह देते हैं? मीठा, मिठाई भी कहते हैं, मीठा भी कहते हैं। तो ये क्या होता है? ये मोनो हो सकता है, जिसमें क्या हो, एक ही तरह का एक कॉम्बिनेशन हो। एक कॉम्बिनेशन को मोनो कहा जाता है, मोनो कार्बोहाइड्रेट। तो मोनो कार्बोहाइड्रेट को हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज, जब दो ग्लूकोज या दो फ्रक्टोज मिल जाते हैं तो इससे बनता है डाई कार्बोहाइड्रेट बनता है, या डाई सैकेराइड भी इसको कह देते हैं, क्योंकि मिठाई होती है, ये मीठा होता है, इसलिए सैकेराइड भी इनको बोल दिया जाता है। डाई सैकेराइड में क्या हो जाएगा? जैसे गैलेक्टोज हो सकता है, या हम मान लीजिए सुक्रोज की बात कर दें, चीनी जिसको कहते हैं। इसके आगे ट्राई या पॉली कार्बोहाइड्रेट होता है, बहु कार्बोहाइड्रेट होता है। बहु कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा? जब कई सारे ग्लूकोज या सुक्रोज मिल जाते हैं तो उससे जो चीज बनती है उसको हम पॉली कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। पॉली कार्बोहाइड्रेट में जैसे हम स्टार्च की बात करें, जो पौधों की जो पत्तियां होती हैं, या मंड जिसको हम कहते हैं, गेहूं है, चावल है, ये सारी चीजें इसी में से। और अगर इसका बहुलीकरण हो जाए तो इसके बहुलीकरण से बनती है सेलुलोज। अब सेलुलोज भी एक तरह का क्या कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन ये कैसा है? सेलुलोज को हम नहीं पचा सकते, जबकि स्टार्च वगैरह को पचा सकते हैं। ये जैसे घास हो गया, या मान लीजिए जो लकड़ी का तना होता है, या लकड़ी वाला जो पार्ट होता है किसी भी पौधे का, वो क्या होता है? सेलुलोज होता है। तो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, इसका मतलब ये पादप कोशिकाओं में ही पाया जाएगा। तो कोशिका हो गई हमारी ये, इसके ऊपर एक लेयर और होती है ताकि ये इसको क्या कर सके? स्ट्रॉन्ग कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि पौधा देखेंगे आप, चाहे कोई भी मौसम होता है, गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, आंधी आ रही हो, पौधा हमेशा बाहर ही खड़ा रहता है, हमारी तरह वो छुप नहीं सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता। तो वैसी कंडीशन में कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए एक अतिरिक्त दीवार लगी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली क्या होती है? इस दीवार के अंदर एक झिल्ली होती है, एक मतलब ऐसी दीवार होती है जिसमें जगह जगह पे छेद होते हैं। ये लिपिड की बनी हुई होती है। ये जंतु और पादप दोनों ही तरह की कोशिकाओं में पाई जाती है। और इसका मेन काम क्या होता है? क्योंकि भाई देखिए, ये क्या है, जैसे मान लीजिए इसमें बीच में छेद हैं जगह जगह पे, तो ये मान लीजिए एक दीवार है, उसमें जगह जगह पे खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं। तो इन खिड़की दरवाजों से चीजें अंदर आ सकती हैं, बाहर जा सकती हैं। तो कोई भी चीजों को, गेट का काम क्या होता है? कौन सी चीज अंदर जाएगी या कौन सी चीज अंदर नहीं जाएगी, इस चीज का डिसाइड करता है गेट या खिड़की। तो ऐसे ही ये कोशिका में जाने वाले पदार्थों का क्या करती है? नियमन करती है। ये देखती है कि कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा। तो अर्ध पारगम्य टाइप की ये होती है नेचर में अपने। बात करें हम जीव द्रव्य के बारे में, तो ये कोशिका के अंदर का संपूर्ण तरल पदार्थ क्या कहलाता है? जीव द्रव्य कहलाता है। हेक्सले नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको कहा जीवन का आधार। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो कोई भी चीज जीवित नहीं होगी, जीवन इसी में निहित होता है। ये होता कैसा है? तो ये रंगहीन होता है, अर्ध पारदर्शी होता है, अत्यधिक प्रत्यास्थ होता है, बहुत ज्यादा प्रत्यास्थ होता है। तो प्रत्यास्थ होने की वजह से अगर कोई चोट लगती है तो ये कोशिका को फिर से पुरानी अवस्था में ले आता है। ये कोशिका पिचकी नहीं रहती है, बल्कि अगर उसमें चोट लगी तो वापस अपनी पुरानी अवस्था में लौट आती है। प्रत्यास्थ होता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, और साथ में कैसा होता है? चिपचिपा होता है ये। हम बात करें अंतः प्रदब्बी जालिका की, जो अगला उसका भाग है कोशिका का, तो इसकी खोज पोर्टर नाम के एक वैज्ञानिक ने करी। यह अंतर कोशिका संचार के रूप में कार्य करती है। जैसे मान लीजिए कोशिका हो गई, अब ये हो गया हमारा केंद्र, हमने अभी केंद्र के बारे में बात करी, तो ये केंद्र हो गया। अब केंद्र से क्या होगा? केंद्र से बहुत सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग हमको अगर पहुंचानी है कहीं भी, सारी जो चीजें होंगी वो यहाँ बिखरी पड़ी हैं कोशिका में, या ये कहिए जीव द्रव्य के अंदर बिखरी हुई पड़ी हैं। अब कोई केंद्रक से कोई बात वहां तक कैसे पहुंचेगी? तो ये पहुंचाने का काम अंतः प्रदब्बी जालिका करती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? संचार भी, संचार या संचार नेटवर्क भी इसको कहा जाता है।
ये अब इसके ऊपर एक खास बात और होती है, ये लाइंस होंगी, इनके ऊपर ऐसे करके अलग 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 बिंदी बिंदी करके क्या लगे होंगे, राइबोसोम्स लगे होंगे। तो इस पे राइबोसोम कहां पे लगे होते हैं, अंतःप्रदबी जालिका पर लगे होते हैं। राइबोसोम की हम बात करें तो इसकी खोज पैलेड नाम के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसकी खोज करी थी। ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है और इसलिए इसको क्या कहते हैं, निर्माण फैक्ट्री भी कहा जाता है, कोशिका की निर्माण घर भी कहा जाता है। देखिए प्रोटीन का काम क्या है, जैसे हमने देखा कि ईंट को बनाने के लिए हमको मिट्टी की जरूरत पड़ती है, वैसे ही कोशिका के निर्माण के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। बिना प्रोटीन के कोशिका का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, अर्थात जब तक प्रोटीन नहीं होगी कोशिका नहीं बनेगी, और जब तक कोशिका नहीं बनेगी जीव नहीं हो सकता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, निर्माण फैक्ट्री भी कहा जाता है। अगला जो इसका पार्ट है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसकी खोज करी थी अल्टमैन ने, और इसका जो मेन काम है वो है जो भी हमने खाया पिया है वो पच करके हमारे खून में जाता है, खून में ये प्रवाहित होके जाता है कोशिका के पास, और वहां पे कोशिका इसका क्या करती है, श्वसन और पाचन स्थल है ये कोशिका का। श्वसन पाचन जब कोशिका के लेवल पे बात करते हैं तो उसका एक ही मतलब होता है, ये ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है, श्वसन और पाचन कहलाती है। तो ये इसी में माइटोकॉन्ड्रिया में ही ये सारा का सारा काम होता है, इसलिए इसको कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं, इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। अगले भाग के रूप में हम बात करेंगे लाइसोसोम के बारे में। तो लाइसोसोम क्या है, इसकी खोज सीडी डुबे ने करी थी। यह कोशिका के क्षतिग्रस्त भागों को पचाने का काम करता है, मतलब कोई भी टूट फूट हो गई कोशिका में तो उसको खा करके ये खत्म कर देता है, और कोशिका की गंदगी को ये साफ करने का काम करता है। और अगर मान लीजिए कोशिका ऐसी अवस्था में है कि अब ये ठीक नहीं हो सकती है, तो ये थैलियां पूरी तरह से फट जाती हैं, जिससे पूरी कोशिका ही क्या हो जाती है, घुल जाती है, खत्म हो जाती है। इसमें एंजाइम्स भरे हुए रहते हैं इन कोशिका की थैलियों में, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, कि अगर ये फट जाएंगी तो पूरी कोशिका ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। या जब कोशिका में अगर ठीक होने की उम्मीद होती है तो ये कोशिका के मरे हुए भागों को खत्म कर डालती है, इसलिए इसे कोशिका का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। गोल्जी बॉडी की बात करें तो इसकी खोज कैमिलो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट ने करी थी। यह प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट या गोंद, इनके पैकेजिंग या फिर स्थानांतरण, या तो इनको एक जगह पे एक पैकेट बना करके इनके समूहीकरण का काम करता है, या एक कोशिका में एक जगह से इनको दूसरी जगह पे पहुंचाने का काम करता है, या फिर अगर मान लीजिए ये कोशिका में ज्यादा बन चुके हैं, जितनी जरूरत नहीं है उससे कहीं ज्यादा बन चुके हैं, तो वैसी कंडीशन में इनको कोशिका से बाहर निकालने का काम या उत्सर्जन करने का काम करता है। और इनको कोशिका का, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए इनको कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है, इनको कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। आगे हम बात करें प्लास्टिड की, लवक के बारे में हम बात करें। प्लास्टिड यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, मतलब ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। यह 3 प्रकार का हो सकता है। एक है अवर्णी लवक, मतलब जिसमें कोई रंग नहीं होता। ये क्या काम करता है, ये खाद्य संग्रह हेतु ये प्रयुक्त होता है। अब आपसे पूछा जाए कि अवर्णी लवक मिलता कहां पर है, तो ये वैसी जगह पे मिलेगा जहां पौधे में कोई रंग नहीं होता है, जैसे या खाद्य संग्रह का जहां जहां पे काम होता है, जैसे पत्तियां होती हैं बहुत सारी, जहां पे खाद्य को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमने एलोवेरा का एग्जाम्पल सुना होगा। एलोवेरा में पत्तियों में खाना संग्रह किया जाता है, या बहुत सारे तने ऐसे होते हैं जिनमें खाना संग्रह किया जाता है, जैसे आलू। बहुत सारी जड़ें ऐसी होती हैं जिनमें खाना संग्रह किया जाता है पौधे के द्वारा, ऐसी जड़ों में जैसे शकरकंद, स्वीट पोटैटो। तो इस तरह से जहां जहां पे खाना स्टोर हो रहा है उन जगहों पर ये मिलता है, मतलब ये पत्तियों में मिल सकता है, तने में मिल सकता है, खास तौर से ये जड़ों में मिलता है। वर्णी लवकों की बात करें तो बहुत पौधे में आपने देखा होगा बहुत सारे पार्ट क्या होते हैं, उसके रंगीन कलरफुल होते हैं। तो कलरफुल पार्ट अगर होगा तो वहां पे क्या होगा, क्रोमोप्लास्ट होगा। क्रोमोप्लास्ट का मतलब है ये रंगीन अंगों में पाए जाते हैं, जैसे लाइकोपीन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा गया, लाइकोपीन कहाँ मिलता है, टमाटर में मिलता है। टमाटर का जो लाल रंग है
वो किसकी वजह से होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो ये किसका है, लाइकोपीन की वजह से होता है। गाजर का जो रंग है नारंगी वो किसकी वजह से होता है, वो कैरोटीन की वजह से होता है। चुकंदर में जो आपको दिखेगा हल्का सा गुलाबी टाइप का रंग, ये किसकी वजह से होता है, ये विटामिन की वजह से होता है। और केले में जो हल्का पीलापन होता है वो किसकी वजह से होता है, वो जेंथोफिल की वजह से होता है। और शिमला मिर्च का जो स्पेशल टाइप का कलर आपको दिखता है वो कैप्सिथिन की वजह से दिख रहा होता है। आगे हम बात करें लवक के अलावा, तीसरा जो टाइप है, एक हो गया अवर्णी लवक, एक हो गया वर्णी लवक, तीसरा जो टाइप है वो हो जाएगा एक हरे टाइप का। खास तौर से जो लवक ऐसा वर्णी लवक जो हरे रंग का होता है उसकी अलग ही कैटेगरी एक बना दी जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, हरित लवक के नाम से जानते हैं। क्लोरोप्लास्ट यह हरे रंग का होता है और इसका मेन काम क्या है, ये प्रकाश संश्लेषण का काम करता है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये होता इसलिए जो प्रकाश संश्लेषण का काम करता है, तो प्रकाश संश्लेषण का काम क्या है, एक तो सूर्य से ऊर्जा ले लेता है ये, प्लस वायुमंडल से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, प्लस ये जमीन से पानी ले लेता है, और इन सबको मिलाकर के क्या बना देता है, ये ग्लूकोज बना देता है। और ग्लूकोज बनाने के साथ ही ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। तो ये पौधे का खाना इसी प्रक्रिया के द्वारा बनता है, और जहां पे खाना बनता है उसको रसोई घर कहते हैं, इसलिए इसको कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की और लवक या हरित लवक की बात करें, तो किसी भी जंतु में या जीव में सिर्फ यही दो ऐसे पार्ट होते हैं जिनका अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। अदरवाइज जितना भी डीएनए वगैरह होता है सब केंद्रक में होता है। यही दो पार्ट ऐसे हैं जिनमें अपना खुद का डीएनए भी होता है। बात करें हम अगले पार्ट की, केंद्रक की, तो ये क्या होता है, ये गोल होता है, कठोर होता है और गाढ़ी संरचना के रूप में होता है। यह कोशिका का नियंत्रक कक्ष कहलाता है। उसकी वजह आप समझ गए, इसलिए कहलाता है क्योंकि ये कोशिका में क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन सी प्रोटीन बनेगी कौन सी प्रोटीन नहीं बनेगी, इसका पूरे का जिम्मा केंद्रक के ही अंडर में रहता है। इसमें क्रोमोसोम पाया जाता है जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। तो क्रोमोसोम क्या है, अब जैसे हम बात करें तो कोई भी गुण है, जैसे मान लीजिए अगर किसी के व्हाइट माँ बाप हैं, जैसे मान लीजिए यूरोपियन लोग हैं, तो उनके बच्चे भी कैसे होते हैं, व्हाइट होते हैं। अगर हम अफ्रीकन की बात करें तो उनके बच्चे कैसे होंगे, ब्लैक होंगे। तो ये डिसाइड कैसे हुआ कि ब्लैक के बच्चे ब्लैक हैं, व्हाइट के बच्चे व्हाइट हैं। या मान लीजिए हम बात करें इंसान है, कोई ह्यूमन है, तो उसके बच्चे क्या होंगे, ह्यूमन ही होंगे। ये किसकी वजह से डिसाइड हुआ, तो ये डिसाइड हुआ एक आनुवांशिक पदार्थ की वजह से, और उस आनुवांशिक पदार्थ को हम कहते हैं क्रोमोसोम। एक्चुअली क्रोमोसोम क्या है, जो डीएनए होता है हमारा, हम आगे चल के पढ़ेंगे इस चीज को, जो डीएनए होता है उसी डीएनए के ये कुछ लच्छे टाइप के होते हैं, एक विशिष्ट आकृति में ये डीएनए यहाँ पे इस तरीके से अरेंज हो जाता है। इसी अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम कहा जाता है। इंसान की हम बात करें तो उसमें टोटल 46 क्रोमोसोम या कह दीजिए आप 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 23 पेयर्स पाए जाते हैं। तो इस तरीके से क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो केंद्रक में क्रोमोसोम होता है, इसलिए केंद्रक कोशिका का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यही डिसाइड करता है कौन सी प्रोटीन बनेगी, कैसे बनेगी, कहाँ कहाँ पे इस प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाएगा, कितनी ऑक्सीजन लेनी है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड देनी है, ये सब डिसाइड होता है सेंटर की वजह से, केंद्रक की वजह से। इसलिए इसको कोशिका का सीपीयू भी कहा जाता है। केंद्रक का भी लगभग वही संरचना होती है। केंद्रक की अगर संरचना की हम बात करें, केंद्रक क्या होगा, कोशिका ये हो गई, इसके अंदर एक केंद्रक हो गया। केंद्रक में भी एक क्या होगी, अर्धपारगम्य झिल्ली होगी, उसके अंदर भी फिर क्या हो जाएगा, केंद्रक द्रव्य पाया जाएगा जो जीव द्रव्य का ही एक पार्ट होता है। इसके अंदर भी एक छोटी सी संरचना पाई जाएगी जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोम या केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका के अंदर भी एक सेंटर पार्ट होता है जिसको केंद्रिका कहा जाता है। अब बात करें हम कोशिका के प्रकारों के बारे में, तो कोशिका को अलग अलग आवश्यकता के आधार पर अलग अलग प्रकारों में बांटा जा सकता है। जैसे इसको टोटल देखा जाए तो 3 टाइप से बांटा जा सकता है। एक तो हमने जंतुओं को डिवाइड किया था या जीवों को डिवाइड किया था जंतुओं में और पादपों में। तो इसलिए कोशिका के एक प्रकार तो हो जाएगा जंतु कोशिका और दूसरा प्रकार हो जाएगा पादप कोशिका। जैसे जंतु कोशिका की बात करें तो भाई जंतु कोशिका में क्या होता है, सिर्फ एक ही लेयर पाई जाती है जिसको हम क्या कह रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली के नाम से जान रहे हैं। और अगर पादप कोशिका होगी तो ये कैसी हो जाएगी, इसमें डबल लेयर रहेगी। दूसरी बात भाई, इसमें रिक्तिकाएं, जो जंतु कोशिका होती है इसमें रिक्तिकाएं बहुत सारी होंगी पर बहुत छोटी छोटी होंगी।
पादप कोशिका के अंदर क्या होगी, रिक्तिका होगी। रिक्तिका मतलब ये पूरी तरह से खाली एक चैम्बर होता है जिसमें कुछ नहीं होता है। तो पादप कोशिका में कोई एक या दो ही रिक्तिका होंगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी होंगी। अगर हम जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं बहुत सारी होंगी, लेकिन बहुत ज्यादा छोटी छोटी होंगी। आगे हम बात करें तो इसमें प्लास्टिड नहीं पाया जाता जंतु कोशिका में, लेकिन पादप कोशिका में प्लास्टिड पाया जाएगा। एक आकार के हिसाब से भी हम बात कर लेते हैं। जंतु कोशिकाएं नॉर्मली गोल होती हैं और पादप कोशिकाएं नॉर्मली कैसी होती हैं, आयताकार होती हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है बांटने का। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक और यूकोरियोटिक टाइप की होती हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब ऐसी कोशिका जो कम विकसित होती है या अल्प विकसित होती है। यूकैरियोटिक कोशिका मतलब जो ज्यादा विकसित होती है। तो शुरुआत में जब जीवन की शुरुआत हुई तो उस टाइम पे जिन कोशिकाओं का डेवलपमेंट हुआ वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं थी, और इनसे जो जीव बने उनको हम कहते हैं अविकसित जीव। अविकसित जीव, या इनको हम ये भी कह सकते हैं प्रोटोजोआ भी इनको कह दिया जाता है नॉर्मली। और ये कैसे हैं, ये सारे के सारे एक कोशिकीय जीव हैं। लेकिन एक कोश के जीव हैं, इसलिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होती हैं, अधिकतर जो हमने अभी पढ़े थे कि प्लास्टिड है या माइटोकॉन्ड्रिया है, अधिकतर चीजें इसमें नहीं होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इनमें जो आरएनए होता है वो 70S टाइप का होता है, और सामान्य तौर से इनमें अगर कोई डीएनए होता भी है तो एकल टाइप का होता है। जैसे डीएनए की जो सामान्य रचना है वो इस तरीके से होती है, डबल हेलिकल होती है। तो इनका जो होता है वो कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिर्फ एक ही लाइन उसमें चलती है, इस टाइप का। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका विकसित जीवों में होती है, और विकसित जीव मतलब बहुकोशिकीय जीवों में ये होती है। जैसे चाहे हम इंसानों की बात करें, पक्षियों की बात करें, इस टाइप के जो जीव हैं, या तितलियों की बात करें, तो उनमें जो भी एक कोशिकीय से आगे जो भी कोशिकाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। ये विकसित होती हैं और इनमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। और डीएनए कैसा हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा इनमें, और जो आरएनए होगा वो कैसा हो जाएगा, 80S टाइप का इनमें पाया जाएगा। तीसरा जो टाइप है कोशिकाओं का वो है, हम उनकी उपयोगिता के आधार पर भी उनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कोई भी जो कोशिका है उनको 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। मान लीजिए मानव की कोशिका की ही बात करें, एक है इसमें जैसे सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल क्या है, एक ऐसी कोशिका जो पूर्ण विकसित होती है। ऐसी कोशिका जो पूर्ण विकसित होती है सोमैटिक कोशिका कहलाती है। और दूसरा, अब इसका जो प्रयोग होगा सोमैटिक कोशिका का वो कहां पे होगा, जैसे हमारे जो बाह्य अंग होते हैं उनमें, जैसे कि हमारी मान लीजिए स्किन की हम बात करें, हमारी जो त्वचा है उसमें सोमैटिक कोशिका पाई जाएगी। इसमें अगर कोशिका विभाजन की बात करें तो इसमें जो कोशिका विभाजन होगा वो एक कोशिका से एक ही कोशिका बनेगी, 1 to 1 होता है इसमें, ठीक है। या इसको हम समसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं। दूसरी हमारे पास जर्म कोशिका। ये जर्म कोशिका या जनन कोशिका, जनन कोशिका में क्या होता है, ये अपूर्ण विकसित या अर्ध विकसित होती है ये। और ये क्या होती है, ये सिर्फ या तो इंसान के स्पर्म में या फिर ओवा में ये पाई जाती है। सिर्फ 2 ही तरह की सेल इससे बन सकती हैं। एक कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, और इसमें जो सेल डिवीजन होगा वो अर्ध सूत्री विभाजन के नाम से जाना जाता है। अब ये कैसा होगा, ये 1 to 4 के टाइप से होगा। तीसरी जो कोशिका है उसको हम स्टेम कोशिका के नाम से जानते हैं। स्टेम कोशिका क्या होती है, ये कह सकते हैं प्रारूप होता है, ये कोशिका का प्रारूप होता है। अब प्रारूप जो होता है उसको किसी भी तरह की कोशिका में डेवलप किया जा सकता है, मतलब इससे हड्डी भी बनाई जा सकती है विकसित करके, इससे हम स्किन भी बना सकते हैं, इससे आंख भी बना सकते हैं, मतलब पूरी बॉडी की कोई भी चीज इससे बना सकते हैं। तो सोमैटिक कोशिका अगर मान लीजिए स्किन की है तो उससे सिर्फ स्किन ही बन सकती है। जर्म कोशिका आगे चल के किसी भी कोशिका में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन ये सिर्फ जनन के ही काम आएगी। स्टेम सेल या स्तंभ कोशिका ये आगे चल के किसी भी कोशिका में परिवर्तित हो सकती है। तो भविष्य में इन कोशिकाओं का प्रयोग कृत्रिम अंग बनाने के लिए भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे हमको एक चीज और देखने को मिली कि कोशिकाओं में विभाजन भी होता है।
तो कोशिकाओं में कुल 3 प्रकार का विभाजन हमको देखने को मिलता है। एक विभाजन को हम कहते हैं, एक विभाजन है हमारे पास, कोशिका विभाजन की बात करें तो एक विभाजन है जिसे हम कहते हैं असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है कि कोशिका से एक कोशिका बन जाती है और जो पुरानी कोशिका है वो भी क्या रहती है, पुरानी भी रहती है प्लस नई कोशिका भी रहती है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें क्या रहता है, अगर मान लीजिए जैसे किसी में 50 गुणसूत्र हैं तो 50 से 50 ही और नए बन जाएंगे। मतलब एक कोशिका ठीक आधे आधे में डिवाइड हो गई तो इससे एक ये बन गई, मतलब इसमें से जैसे ऐसे एक कोशिका बनी, फिर इसमें से ये बनी, फिर इसमें से ये बनी। अब आगे चल के क्या होगा, एक ये अलग हो जाएगी और ये जो है ये 3 अलग डेवलप हो जाएंगी। फिर आगे इसमें से एक और बन जाएगी, ये आगे और डिवाइड हो जाएगी। तो मतलब जो इसमें मदर कोशिका होती है, मातृ कोशिका, वो भी जीवित रहती है और नई कोशिका भी जीवित रहती है। पुरानी कोशिका मरती नहीं है, उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता है। जैसे कि अगर हम बात करें अमीबा के बारे में, तो अमीबा में जो जनन होता है, जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं उनमें जनन असूत्री विभाजन के द्वारा ही होता है। दूसरा है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में क्या होगा कि मातृ कोशिका है वो पूरी तरह से 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब मातृ कोशिका का अस्तित्व पूरी तरह से ये इस तरीके से डिवाइड हो जाएगी, तो एक कोशिका इधर बन जाएगी, एक कोशिका इधर बन जाएगी और मातृ कोशिका का अस्तित्व ही यहाँ पे खत्म हो जाएगा। समसूत्री विभाजन मतलब अगर इसमें 46 हैं, जैसे इंसान की स्किन की बात करें, हड्डियों की बात करें या और बहुत सारी चीजों की बात करें, इसमें 46 हैं तो इनमें भी दोनों में 46 हो जाएंगे। मातृ कोशिका खत्म और इससे 2 नई डॉटर कोशिकाएं बन चुकी हैं। तीसरा जो विभाजन होता है वो होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि मातृ कोशिका जो है वो पहले तो करती है क्या, 2 हिस्सों में कन्वर्ट हो जाती है। 2 हिस्सों में कन्वर्ट हो गई तो एक बन गया 23 गुणसूत्र वाला मान लीजिए और दूसरा बन गया वो भी 23 गुणसूत्र वाला। अगर मातृ कोशिका 46 की, मातृ कोशिका का अस्तित्व खत्म, 2 नई डॉटर सेल बनेंगी 23 गुणसूत्र की। इनमें फिर से एक समसूत्री विभाजन होगा तो इस 23 से 23 वाली एक और 23 वाली एक बन जाएगी। इस 23 से 23 गुणसूत्र वाली एक और 23 गुणसूत्र वाली एक बन जाएगी। तो मतलब अगर एक मात्र कोशिका से बात करें तो पहली बात तो ये 2 स्टेप में होती है। एक में अर्धसूत्री विभाजन होता है, दूसरे स्टेप में समसूत्री विभाजन होता है, तब इसको टोटल को अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। और इसमें एक मात्र कोशिका खत्म हो जाती है और उसकी जगह पे 4 नई डॉटर सेल्स बन जाती हैं। IAS, PCS या RO के या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑनलाइन, ऑफलाइन या हाइब्रिड मोड में अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमसे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।